वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज। आज हम बात करेंगे इंग्लिश रेवोल्यूशन और 7 इयर्स ग्लोबल वॉर की। इंग्लिश रेवोल्यूशन अपने आप में एक छोटा टॉपिक है, लेकिन बिकॉज द रेवोल्यूशंस आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू द वर्ल्ड, इसलिए हम पढ़ेंगे। लेकिन जो मोस्ट ज़्यादा जो एक इम्पैक्टफुल टॉपिक है और जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी रहा, इंडिया रादर इन्वॉल्व रहा उसमें, वो है हमारा 7 इयर्स ग्लोबल वॉर। सो आई होप you all are doing well. Don't forget to subscribe the channel अगर अभी तक आपने नहीं किया है. Do give your valuable comments to us because your comments are our strength. So let us begin, and before we begin, this is about myself. You can see all my academics out here, publications, presentations out here, and this is my experience. This is my experience at NCERT. Apart from that, as far as UPSC is concerned, I am involved with all these academies throughout India. So without wasting much time, आइए शुरू करते हैं द इंग्लिश रेवोल्यूशन। अब सवाल यह है कि उस वक्त का पहले सिनारियो समझते हैं हम कि 17th सेंचुरी इंग्लैंड। अब आप इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिल चुका था इंडिया में आने का, जो और अब वहां पे उस दौर में 1642 1651 अगर आप इंडिया में देखें तो मुगलों का राज था। मुगल्स जो हैं वो रूल कर रहे थे। इंग्लैंड में क्या हो रहा था, वहां पे डेमोक्रेसी की आवाज उठ रही थी, क्योंकि जो मोनार्की थी, जो रॉयल फैमिली का रूल था, वो बहुत ज्यादा जो है एब्सोल्यूट काइंड ऑफ रूल में वो कन्वर्ट हो रहा था। और इसी को लेके जो हमारा पहला पार्ट है द इंग्लिश सिविल वॉर, वो होता है। और वो क्यों होता है? वो इसी एब्सोल्यूट मोनार्किज्म के अगेंस्ट होता है। वो इसी एब्सोल्यूट जो रूल ऑफ द किंग है, जिसको किंग चार्ल्स ने कह रखा था कि दिस इज द माय डिवाइन राइट टू बी द किंग। सो दिस वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट। और जो इंग्लिश सिविल वॉर जो हुआ 1642 से 1651 का, ये किसके बीच हुआ? ऑब्वियसली इफ इट वाज अ सिविल वॉर, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, एटलीस्ट टू पार्टीज टू दैट। नंबर वन वाज द पार्लियामेंटेरियंस एंड नंबर वन वाज द प्रो मोनार्की रॉयलिस्ट। सो एक तरफ कहना चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ और दूसरी तरफ क्या हुआ? ब्रिटिश मोनार्क हुआ। सो वी कैन से दिस इज आवर ब्रिटिश मोनार्क, अनदर इज दिस इज आवर ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इनके बीच एक टसल शुरू होता है जिसको कहा गया इंग्लिश सिविल वॉर। ये जो पार्लियामेंटेरियंस थे, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रो पार्लियामेंटेरियन या जो सो कॉल्ड प्रो डेमोक्रेसी लोग थे, इनका ये कहना था कि ये जो किंग चार्ल्स वन हैं, ये इनके अगेंस्ट में थे। और इनका ये कहना था कि ये जो आपने कह रखा है ना कि दैट इज माय डिवाइन राइट, इट इज द डिवाइन राइट ऑफ द किंग टू रूल, ये गलत है। और उनका ये भी कहना था कि अगर किंग कुछ कर रहा है, चाहे वो टैक्स लगा रहा है या कोई दूसरा कानून लेके आ रहा है इंग्लैंड के अंदर, तो उसे सबसे पहले पार्लियामेंट की परमिशन, पार्लियामेंट का कंसेंट, पार्लियामेंट से कंसल्टेशन में करना चाहिए, क्योंकि वी आर द इलेक्टेड पीपल। हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वी आर द इलेक्टेड पीपल। और ये एक बहुत बड़ा टसल चला। अल्टीमेटली दी कहना चाहिए कि जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी विक्ट्री होती है। और दिस लेड एक्चुअली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग। और ये सब जो चल रहा था, ये जो हमने जब देखा था कि जब रेनेसां आया और चर्चेस को इंपॉर्टेंस मिलने लगा, रिफॉर्मेशन और उसी दौरान जो है ये एक चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन चर्च से उनको अलग किया गया। लेकिन बाद में चर्च which was pro-Catholic was वो उनकी जो मोनोपोली थी इंग्लैंड की, जो रिलीजियस चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था, इट वाज लाइक द रिलीजियस एपिसेंटर, द क्रिश्चियन एपिसेंटर ऑफ द होल रिलीजन इन इंग्लैंड। तो उसकी मोनोपोली खत्म होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल, अब यहां से आप देखोगे कि जब इंडिया में भी जब रेगुलेटिंग एक्ट 1772 आया, या ऑल्दो जो हम जिस टाइम पीरियड से उससे हम 100 साल के करीब आगे की बात कर रहे हैं,
लेकिन आई थिंक अगर हम उसको अब क्योंकि यहाँ से अब हिस्ट्री को हम कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेट करते हुए चल सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो ये आपके लिए भी आपकी आंसर राइटिंग में भी ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि 7 Years वॉर खासतौर पे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसका एक हिस्सा इंडिया में भी लड़ा गया था। इसी तरीके से चर्च ऑफ या इंग्लिश रेवोल्यूशन का इंडिया पे इम्पैक्ट ये होगा, या इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे कि यहाँ से इस इंग्लिश सिविल वॉर के बाद से क्या होता है, जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम हो जाएगी कि अब किंग जो है, जो मोनार्क जो भी बैठेगा ब्रिटेन के शासन के ऊपर, वो किसी भी तरीके से बगैर पार्लियामेंट की परमिशन के, बगैर पार्लियामेंट के कंसेंट के कुछ नहीं कर सकते। जब आप आगे देखोगे कि जो रॉयल चार्टर्स दिए हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए, इट वाज अ रॉयल ऑर्डर और रॉयल चार्टर। लेकिन जब ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आएगी या जब ब्रिटिश पार्लियामेंट स्ट्रांग हुआ, आप देखोगे जब रेगुलेटिंग एक्ट 1772 आता है या पिट्स इंडिया एक्ट आता है या चार्टर एक्ट्स आते हैं, वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, वो जो रॉयल ऑर्डर था उसको अल्टीमेटली खत्म कर रहे थे, उसको धीरे धीरे डिसॉल्व कर रहे थे। लेकिन ये सारे ऑर्डर दे कौन रहा था, ये सारे एक्ट्स पास कौन कर रहा था, पार्लियामेंट। तो यहां से जो ओवरऑल इसका एसेंस है, जो इस पूरे इंग्लिश सिविल वॉर का एसेंस एक लाइन में ये है, दैट दिस प्रिंसिपल कैन नॉट रूल विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड। चर्च की मोनोपोली खत्म होती है। और ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन तो ठीक है, लेकिन ये दो पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट उसमें कहीं किसी क्वेश्चन का पार्ट हो या किसी तरीके से आपको मेंशन करना हो, तो ये आप इसको 2 लाइन में इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। देन द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड एज द रेवोल्यूशन ऑफ 1688 एंड द ब्लडलेस रेवोल्यूशन, इट टुक प्लेस फ्रॉम 1688 टू 1689 इन इंग्लैंड। और इसमें क्या हुआ, किंग जेम्स टू, यहाँ कौन थे, किंग चार्ल्स थे फर्स्ट, यहाँ आएंगे किंग जेम्स टू। और ये एक्चुअली इनका तख्ता पलट हुआ। क्यों तख्ता पलट हुआ, क्योंकि कैथोलिक थे। और यहाँ पे इनकी जगह कौन आ जाता है, इनकी जो प्रोटेस्टेंट, इनकी जो डॉटर रहती है मैरी, वो क्या होती है, वो प्रोटेस्टेंट होती है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का हमने लास्ट सेशंस में देखा है उनके बारे में। और उनका जो इसका जो हस्बैंड होता है, मैरी का हस्बैंड, द डच husband of Dutch origin, he was William of Orange. So overall, if you will see the they were both political and religious concern. देखिए, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, चाहे वो रिलीजियस नेचर का हो, चाहे वो सोशल नेचर का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, वो पॉलिटिकल एलिमेंट हमेशा उसमें कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व रहेगा। This is for sure. There will be some or other political, element attached to that, and it is important. So we are not going into the events. Ultimately, a revolution था, और इसने एक्चुअली ये चेंज किया कि अब इंग्लैंड रूल कैसे होगा। और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम देखते हैं कि इंग्लैंड में हमने देखा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, और कहीं ना कहीं हमने भी जब आज़ादी के बाद जो कहना चाहिए, जो एक सिस्टम अडॉप्ट किया, डेमोक्रेसी का जो सिस्टम अडॉप्ट किया, उसको हमने ब्रिटिश सिस्टम को ही कहीं ना कहीं अपने उसको इंडियनाइज करके अडॉप्ट किया। तो ये जो उसकी शुरुआत होती है वो इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 की बाद होती है, जहां पे क्या होता है, दैट the parliament was given more power over the monarchy and thus planting the seed of beginnings of political democracy. So it was a monarchy, it was a political monarchy. लेकिन इस revolution के बाद, इस तख्ता पलट के बाद, जहाँ पे खुद किंग की बेटी तख्ता पलट कर देती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो चेंजेस आते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए उसका आउटकम इम्पॉर्टेंट है। आउटकम क्या है, इट लेट द फाउंडेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं, और यहीं से निकल के आता है द फेमस बिल ऑफ राइट्स। जनवरी 1689 में क्या होता है,
जो एक मतलब इट इज नोन एज द कन्वेंशन पार्लियामेंट मेट एंड विलियम विलियम कौन, ये वाला विलियम ऑफ ऑरेंज, इनके इनके प्रेशर से there was the parliament agreed to have a joint monarchy, whereas William as kings and James' daughter Mary as queen. Now, the two new rulers accepted more restrictions from parliament than any other previous monarchs. अब इन्होंने कहा कि ठीक है, देखो आप कंप्लीटली अबॉलिश मत करो, हमारा क्या होगा, मतलब अल्टीमेटली बात तो यही थी ना कि हमारा क्या होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक ऐसी डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं जहाँ पे एक जॉइंट मोनार्की होगी, किंग भी होगा, क्वीन भी होगी, पहली चीज। और इन लोगों ने, जो पार्लियामेंट ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उनको बड़ा हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर था, या आप जो कहो जो सेपरेशन ऑफ पावर था बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द मोनार्क, एंड दैट कंप्लीटली शिफ्टेड, एंड इट कंप्लीटली शिफ्टेड इन द फेवर ऑफ द पार्लियामेंट। I'm sorry. So the king and the queen both signed this declaration of rights, और यही डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स किस नाम से जाना गया, बिल ऑफ राइट्स। उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था फ्री इलेक्शंस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। नाउ आप समझ सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इस बिल ऑफ राइट्स 1689 के बिल ऑफ राइट्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि आप जो हमारे जो मॉडर्न डेमोक्रेसी की जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हैं, और या किसी भी, सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया में किसी भी डेमोक्रेसी के दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वेदर इनसाइड और आउटसाइड द पार्लियामेंट डजंट मैटर, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जब तक ये दो चीज नहीं होगी, आपकी डेमोक्रेसी को वो ट्रू मीनिंग मिलेगा ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता। तो इसकी जो उसका जो रूट है, ये जो दो चीजें हैं डेमोक्रेसी के अंदर, फ्री इलेक्शंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका रूट है यहाँ बिल ऑफ राइट्स में। और ये बिल ऑफ राइट्स कब आया, 1689 में। किसने साइन किया, क्वीन मैरी एंड प्रिंस विलियम। प्रिंस विलियम कौन थे, प्रिंस विलियम एक डच ओरिजिन के इंडिविजुअल थे जो थे विलियम ऑफ ऑरेंज, और उन्होंने बिल ऑफ राइट्स। और इन्होंने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात हुई, रिलीजियस भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब यहां से जो मोनार्की है वो कैथोलिक नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद प्रोटेस्टेंट थे। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का आपको मतलब पता ही है। और तो एंड फॉर दैट यू कैन, इफ यू डोंट नो दैट, आप हमारा लास्ट वीडियो देखिएगा जहाँ पे हमने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स की बात की, जहाँ हमने रिफॉर्मेशन की बात की। सो फ्रॉम देयर यू कैन सी दैट, एंड दिस is what the importance of this bill of rights. Now, what is the significance of this glorious revolutions? Many historians believe the glorious revolution was one of the most important events leading to Britain's transformation from an absolute monarchy to a constitutional monarchy, जो कि वो आज है। आज भी वहां पे क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ II, शी इज रूलिंग, शी इज द मोनार्क, लेकिन अल्टीमेट पावर जो है, जो भी जो रियल पावर है, नॉमिनल हेड तो है ही, लेकिन जो रियल पावर है वो किसके पास है, जो रियल पावर है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। आफ्टर दिस इवेंट द मोनार्की इन इंग्लैंड वुड नेवर होल्ड द एब्सोल्यूट पावर अगेन। और उन्होंने एक्चुअली डिजाइन ही इस तरीके से किया इस बिल ऑफ राइट्स को, इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को, कि आगे चल के भी किसी भी तरीके से ये जो ब्रिटिश मोनार्क है वो किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट पावर ना ले पाए। बिल ऑफ राइट में क्या हुआ, जो रेजेंट्स की पावर थी, मतलब जो मोनार्क की पावर थी, उसको डिफाइन किया गया ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन किया गया, रिटन डाउन एंड लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हमने पिछले वाली स्लाइड में भी देखा कि किस तरीके से जो भी उनके पावर्स थे उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया, पार्लियामेंट को उनके ऊपर सुप्रीमेसी दी गई, और ये कहा गया कि देखिए अब आपकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, अब आप पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट को लोगों ने चुना है। सो इस इवेंट ने काफी कुछ चेंज किया। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, एंड ऑब्वियसली अब पार्लियामेंट को जैसे ही पावर मिलेगा तो एक दिन में तो कुछ नहीं बदलता है। आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में आप देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट का नेचर बदलेगा, उसकी फंक्शनिंग बदलेगी, और किस तरीके से वो जो इन्फ्लुएंस है उसका
बाकी जो कहना चाहिए इंग्लैंड के ऊपर, और फिर इंग्लैंड के बाद जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनके ऊपर वो चेंज होगा. सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन. ऑल्सो अब सिर्फ जैसे मैंने कहा कि इम्पैक्ट सिर्फ इंग्लैंड पे नहीं पड़ा, जो उसकी कॉलोनीज थी उस पे भी पड़ा. किस किस पे पड़ा? इंडिया पे तो अभी उतना ज्यादा इनका पावर नहीं था, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में इनकी 13 कॉलोनीज थी. हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, और अमेरिकन रेवोल्यूशन में ये 13 कॉलोनीज का क्या रोल रहेगा. सो वहां पे भी हुआ, और द कॉलोनीज वर टेम्पररली फ्रीड फ्रॉम स्ट्रिक्ट anti-Puritan laws after King James was. So when this King James was gone, तो वहाँ पे जो भी religious laws और जिस तरीके की जो चीजें थी, क्योंकि वो तो वहाँ ट्रेड करने गए थे. Majority of the colonists who were there in North America, their primary target was to trade. And when news of revolution reached Americans, वहाँ पर भी बहुत सारा जो है वो रिवोल्ट वगैरह, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ शुरू हो गया. एंड बहुत सारे रिवोल्ट हुए, इंक्लूडिंग द बॉस्टन रिवोल्ट, द लेज़लर्स रेबेलियन इन न्यूयॉर्क एंड द प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन इन मैरीलैंड. तो अमेरिका के अंदर भी अमेरिका में जो 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट दिखा, इस मूवमेंट का, इस रेवोल्यूशन का. और वहाँ पर भी रिवोल्ट, वहाँ पर भी रेवोल्यूशन शुरू हो गए. छोटे छोटे रिवोल्ट, छोटे छोटे अपराइजिंग शुरू हो गए. अल्टीमेटली वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होंगे धीरे धीरे. आगे वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि वो क्या होता है, क्या इवेंट्स होते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है. सो दिस वाज अबाउट इंग्लैंड एंड द इंग्लिश रेवोल्यूशन एंड द सिविल वॉर. आपको एग्जाम में इसका समरी, इफ यू रिमेंबर द स्टोरी, देखो स्टोरी अगर समझ में आ गई और आपकी इतनी समझ है कि आप उस स्टोरी के इम्पैक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, यू आर डन विद इट. आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. स्टोरी इम्पैक्ट, दिस इज द होल समरी ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री. अब हम बात करते हैं 7 years ग्लोबल वॉर की. कई लोग इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन रियल सेंस कहते हैं. 7 year ग्लोबल वॉर 1754 to 1763. अगर मैं इसको इंडियन हिस्ट्री में यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे आपको इस दौरान हमारे यहाँ भी आप देखोगे बैटल ऑफ प्लासी होगा, थर्ड कर्नाटक वॉर होगा, वैंडी वॉश होगा, बक्सर नहीं होगा, और हमारे यहाँ भी काफी कुछ इसका इम्पैक्ट दिखेगा. अब ये 7 year ग्लोबल वॉर था क्या? This is an introduction to the 7 years global war. It was a global conflict spanned for 5 continents. Through it was known in America as the French and the Indian War. तो हम भी इन्वॉल्व थे. हुआ क्या कि ये जो इंग्लैंड और फ्रांस थे, ये इनके बीच आज भी कल्चरल राइवलरी है. इंग्लिश बेटर है या फ्रेंच? लैंग्वेज में भी, कल्चर में भी, खाने में भी, हर चीज में एक अननोन सा, एक इनविजिबल सा कंपटीशन जो है इनके बीच चलता रहता है कि कौन बेहतर है, और हमेशा से चलता आया है. और इसकी वजह से अब आज के जैसा नहीं है ना कि डेमोक्रेसी है कि आज हमें ठीक नहीं लगा तो जो है हम यूएन है या कुछ है तो हम हमारे पास एक प्रॉपर मॉडर्न वर्ल्ड के पास, मॉडर्न टाइम के पास एक प्रोसीजर है कि उसको किस तरीके से देखना है. लेकिन वो जो दौर था 17th 18th सेंचुरी का, वो 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी का, वो ये था कि भैया कुछ समझ नहीं आया तो तुम और ही कर लो. सो दैट वाज द कंडीशन. एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ अमेरिका 1492 में डिस्कवर होता है अमेरिकाज, और फिर जो है धीरे धीरे उसका कॉलोनाइजेशन 1492 के बाद शुरू होता है. और 18th सेंचुरी तक आते आते 300 साल में इतना कुछ सेटलमेंट, और सारे यूरोपियन पावर्स उधर जाते हैं. फ्रेंच भी जाते हैं, स्पेनिश भी जाते हैं, पोर्चुगीज भी गए. इंग्लैंड तो खैर सबसे आगे था ही अपने कॉलोनियल एम्बिशंस में. और अमेरिका में जाके इनके बीच झगड़े हो रहे थे, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच. और इससे ज्यादा तंग आके इंग्लैंड ने क्या किया, 1756 में फ्रांस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया. और जिसे बाद में विंस्टन चर्चिल ने कहा कि दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिकॉज अदर यूरोपियन पावर्स, स्पेन, प्रूशिया, जर्मनी, जिसे आज प्रेजेंट डे जर्मनी,
and Austria got also engaged in the war. And why this was termed as the First World War? Because actually it was spanned throughout 5 continents. So Europe, Asia, Africa, North America, South America, तो ये throughout the continents ये spread out था. You can see here. So इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व हम थे. दिस वाज द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है. आप इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको पॉसिबल हो तो आपको ले लो, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था तो ये सारा, जैसे ये ऑल दिस ऑरेंज इज द स्पेनिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर. आपको समझ में आ रहा है. दिस ग्रीनिश पार्ट इज द ब्रिटिश एम्पायर. अभी ज़्यादा नहीं है. यहाँ पे आपको ये वाला जो है, ये वाला रीजन जो है, ये ऑटोमन एम्पायर है. उसके अलावा रशियन, यू कैन सी फ्रेंच एम्पायर इज द स्मॉल पोर्शंस हियर आर द फ्रेंच पार्ट ऑफ फ्रेंच एम्पायर. सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैप है. ये उस दौर को, ये जो हमारा 17th मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, लेट्स से 1750s के दुनिया का एक नक्शा है, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कौन कहाँ पे रूल कर रहा था. खैर, आगे बढ़ते हैं. अब हुआ क्या, ये क्यों हुआ? नॉर्थ अमेरिका, जैसे हमने पहले देखा कि ब्रिटिश हैड 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. सी, दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट. यहाँ पे ब्रिटेन की कॉलोनीज थी. ठीक. दे वांटेड टू एक्सपेंड वेस्टवर्ड्स एंड वांट मोर रॉ मटेरियल्स एंड एन इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका. अब इन्हें क्या हुआ, इनको लगा यार अब हमें इस तरफ मूव करना चाहिए, सो दैट वी कैन गेट more raw materials and we can earn from export. But this was under the dominance of France. Okay, so यहाँ पे जो है इस पूरे वेस्टर्न रीजन में फ्रांस का डोमिनेशन था, फ्रांस का डोमिनेंस था. and they were anxious to hold the West North America to prevent British hegemony in the world political and economic affairs. उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी भी कीमत पे ये जो हमारा वेस्टर्न अमेरिकन रीजन पे जो हमारा कहना चाहिए कि कंट्रोल है, वो हमें नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये खो दिया तो पूरी दुनिया के ऊपर जो है हमारा जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, और ब्रिटिश डोमिनेंस शुरू हो जाएगा. अब यहाँ पे एक और चीज है, दैट ब्रिटेन वाज अंडरगोइंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एट दैट टाइम, व्हिच वाज मेकिंग ब्रिटिश गुड्स मच मोर कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट. ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रीज लगने लगेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, क्योंकि अब फैक्ट्री में चीज़ें बन रही है, मशीन चीज़ें बना रही है, तो वो ज़्यादा बेटर थी, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम था, जिसकी वजह से ब्रिटिश जो गुड्स थे उनका वर्ल्ड में एक अच्छी डिमांड भी हुई और वो कंपटीशन दे रहे थे दूसरे कॉलोनीज को. Britain was emerging as a dominant sea power with its maritime trade profits were soaring. So obviously, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इस रीजन में ब्रिटिश डोमिनेंस था. इस रीजन में ब्रिटिश डोमिनेंस, ब्रिटेन से जो भी आ रहा था यहाँ तो ऑब्वियसली, और ये यहाँ से जो आ रहे थे ऐसे, यहाँ से साउथ अफ्रीका का रीजन था, और ये यहाँ पे जो इस तरीके से इन्होंने इस ट्रेड को कंट्रोल कर रखा था. मीन्स देयर आर्मी, देयर नेवी वाज गुड, देयर they were an important sea power. और इनको, फ्रेंच को यही लगा that a stronger Britain in Northern America would soon threaten the French colonies in the Caribbean. So यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सब फ्रेंच कॉलोनीज थी इस रीजन में. उन्हें लगा कि हमारा इस पे कंट्रोल जाने लगेगा. They were right, obviously, and in Caribbean the British fought against Spain and France, who controlled the profiteering sugar plantations in the Caribbean colonies. तो Caribbean colonies में जो भी शुगर था वो स्पेन और फ्रांस के कंट्रोल में था, उस पे इन्होंने शुरू किया. अब इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में, if you remember, if you have studied in the modern history, the Karnataka wars. अब कर्नाटक वॉर्स चल रहे थे, उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान बैटल ऑफ प्लासी 1757 बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और उसको सारा कंट्रोल जो है वो मिल जाता है. इन द मीनवाइल बैटल ऑफ वैंडी वॉश होती है बिटवीन द फ्रेंच and the Britishers, and it established what? The British supremacy in Asia. So बैटल ऑफ वैंडी वॉश के बाद एक्चुअली ये 7 year वॉर्स जो है वो खत्म होता है, और ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था
या जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी इन साउथ एशिया, वो जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी ही रह जाता है यहाँ पे। और ये कंक्लूड किससे होता है? ये कंक्लूड होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में साइन होती है एंड इट हैड फॉलोइंग क्लॉजेस लाइक ब्रिटेन गॉट कनाडा फ्रॉम फ्रांस एंड फ्लोरिडा फ्रॉम स्पेन। सो ब्रिटेन के पास क्या क्या आ गया? कनाडा आ गया, आज भी कंट्रोल है, और फ्लोरिडा आ गया स्पेन से, ठीक है। फ्रांस अलाउड टू रिटेन इट्स कैरेबियन शुगर आइलैंड्स। फ्रांस को उन्होंने जो है वो कैरेबियन शुगर आइलैंड्स जो हैं वहाँ पे जहाँ से ये सारा शुगर का इनका ट्रेड चल रहा था, वो इन्होंने फ्रेंच को वापस कर दिया। स्पेनिश कंट्रोल ओवर क्यूबा एंड फिलीपींस वाज रिकॉग्नाइज्ड। इंडिया में क्या हुआ? The British Crown returned to France all the settlement in Odisha coast and in Bengal as मतलब it was like जो उन्होंने pre-war situation थी उसको establish करने की कोशिश की। Also पौंडीचेरी जो कि फ्रेंच हेडक्वार्टर था एक तरीके से इंडिया में, उसको भी ब्रिटिशर्स ने वापस किया। एंड वल्लनौर और बाहर जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे वो ऑल्सो माहे। तो आप देखोगे कि पौंडीचेरी जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो एक जगह पे नहीं है, देयर आर 3 डिफरेंट स्पॉट्स टू दैट, पौंडीचेरी, यानाम एंड माहे। और ये सारा जो है ये फ्रेंच कंट्रोल में था और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 के बाद ही ये फ्रेंच कंट्रोल इस पर स्टैब्लिश हुआ। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है आप ये रखो, हम इंडिया में एक्सपेंशन करेंगे, आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, आप ट्रेड नहीं कर सकते। उनको बहुत आप लिमिटेड स्पेसेस में ट्रेड करोगे, आप मिलिट्री ज़्यादा इतनी नहीं रख सकते, और भी कई सारे इस तरीके के क्लॉजेस थे जो कि इस ट्रीटी ऑफ पेरिस में 1763। देखिए ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ईयर जरूर लगाइएगा क्योंकि आगे चल के एक और ट्रीटी ऑफ पेरिस आने वाली है। सो ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 को में ये सारी चीजें होती हैं और इसी के साथ जो है द 7 years ग्लोबल वॉर खत्म हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज हाउ ये 7 year वॉर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो कर्नाटक वॉर्स पढ़े होंगे वहां पे जो व्हाट इज कर्नाटक वॉर्स, बेसिकली जो कर्नाटक वॉर्स हैं जो हमारे यहाँ हुए 1740 से लेके लेट्स दिस ट्रीटी ऑफ पेरिस तक, रफली इन अ स्पैन ऑफ 2 decades, वो अगर उसको एक लाइन में मैं कहूँ व्हाट वाज कर्नाटक वॉर्स वाज द ब्रिटिश फ्रेंच और द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। व्हाट वाज कर्नाटक वॉर्स? इट वाज द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया एंड हु एल्स वर इन्वॉल्व? Indians, Nawab of Karnataka and Nizam of Hyderabad. Basically, the Karnataka state and the Hyderabad state, Hyderabad province, they both were involved in this Karnataka wars. और ultimately इसके बाद फ्रेंच को जो है काफी कुछ सरेंडर करना पड़ा because they were defeated badly in the Battle of Vandewash 1761. And एक जो आप लोगों का बड़ा इशू है कि सर डेट्स याद नहीं होती, हमेशा डेट्स साथ में बोला करो। बैटल ऑफ प्लासी मत बोलना, बैटल ऑफ प्लासी 1757, Battle of Buxar 1764, Treaty of Allahabad 1765, Treaty of Paris 1763, Battle of Vandewash 1761, Bill of Rights 1689, Glorious Revolution 1688। तो जब भी आप कोई इस तरीके का इवेंट आम लैंग्वेज में भी बोलते हो ना, आम अपने कॉन्वर्सेशन में या जब आप पढ़ रहे हो, तो आप हमेशा उसका ईयर साथ में बोलना। तो जब आप इस चीज को बोलना शुरू करोगे विद इन लाइक 2-3 months, आई होप कि आपको इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी कि डेट्स को भी साथ में बोलना और फिर डेट्स याद रहने लगेंगी। तो नेवर एवर स्पीक व्हेन यू आर स्टडीइंग हिस्ट्री, नेवर एवर स्पीक हिस्ट्री historical events in isolation. Always speak, always use the year associated to that. Fine. So with this we end our this video. I hope you liked it. Do mention how you like the video, do mention your comments, and in the next video we'll start the next part, and I believe that is the American Revolution. So till then, have a great time, stay safe, stay healthy. Thank you so much.